आज आप लोगों का फिर से मैं स्वागत करता हूं बूम बूम क्लास के तीसरे चरण में महामैराथन। आपको एक बहुत बढ़िया चीज ऐड कराया हूं, उसको याद रखिएगा। वो है रैपिड मोड। जो आपका ये चल रहा है रैपिड मोड है। थोड़ा स्पीड इसमें ज्यादा होगा और नाउन प्रोनाउन को भी स्पीडली ही मैं मैनेज किया हूं। अतः आप लोग निश्चित रूप से ये समझिएगा कि ये पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद ही आपका बेहतर काम करेगा ये टॉनिक। अतः आप सभी बढ़िया से चैप्टर पहले पढ़ लीजिए और उसके बाद रैपिड मोड के दायरे में हम लोग आगे बढ़े। जितना जल्दी थोड़ा जुड़ते जाइए ताकि हम इसमें अपना स्टेप आगे बढ़ावें। बिल्कुल सही है, पढ़ते जाएं। बहुत सारे लोग ऐड हो रहे हैं, बिल्कुल सही है। चलते हैं। आपको इंट्रो क्लास में इसमें ध्यान रखें एडजेक्टिव है। ऐसे एक चीज आपको बता देते हैं कि नाउन प्रोनाउन का दायरा में मैं आपको नाउन में 350 प्लस 350 प्लस क्वेश्चन दिया हूं और प्रोनाउन में आपको 330 प्लस क्वेश्चन दिया हूं। एडजेक्टिव का दायरा बहुत बड़ा है। एडजेक्टिव के दायरे में हम आपको करीबन 500 प्लस क्वेश्चन देने जा रहे हैं। तो याद रखें कि जब 500 प्लस क्वेश्चन है तो हमको ये लगा कि क्यों नहीं इसको दो तरह से तोड़ दिया जाए। एक पार्ट को इंट्रोडक्शन पार्ट कर दिया जाए और एक पार्ट को उसका एक्सप्लेनेशन यानी क्वेश्चन का हाई लेवल कर दिया जाए। आपको हमने दो तरह से एडजेक्टिव को बांटने का निर्णय लिया और कहा कि हम दो तरह से आपको एडजेक्टिव बता रहे हैं, दो पार्ट में, दो सेगमेंट में। एक इंट्रोडक्शन लेवल और दूसरा एडजेक्टिव का जो क्वेश्चन होगा वो थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल होगा, अपर लेवल होगा। तो 250 क्वेश्चन मैं आपको इंट्रो लेवल का दे रहा हूं और 250 जो क्वेश्चन होगा वो कॉम्प्लिकेशंस के साथ आपको सामने आएंगे। हाल ही में एमटीएस का एग्जाम है, तो एमटीएस के एग्जाम के लिए आपका इंट्रो लेवल जरूर उसको टच कर लेगा जितने क्वेश्चन होंगे। इसलिए आपको इससे नहीं घबराने की जरूरत है। इसलिए 250 का दो मैं सेगमेंट लाया हूं, यानी एक इस सैटरडे 250 क्वेश्चन और फिर अगले सैटरडे भी एडजेक्टिव ही चलेगा जिसमें फिर हम लोग 250 क्वेश्चन जज करेंगे। इधर फेसबुक पर राजू रंजन लिख रहे हैं हाई, विशाल कुमार लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, आशीष कुमार लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। फिर आपको यूट्यूब पर विवेक गुप्ता लिख रहे हैं स्टेप आगे बढ़ाइए सर, बिल्कुल आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद अभिमन्यु कुमार लिखते हैं राधे राधे। निशु कुमार लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून। प्रिंस बैठा लिख रहे हैं कि सर एडवर्ब, पहले भी कोई एडवर्ब एडवर्ब चिल्ला रहा था, लेकिन एक बात बताइएगा ये कैसा कथन है, बिना एडजेक्टिव और वर्ब पढ़े हम एडवर्ब कैसे लेकर आए। सौरभ पटेल अच्छा जवाब दे रहे हैं कि भाई सब चलेगा, थोड़ा पेशेंस रखें। कविता कुमारी लिख रही है कि बेटर देन 1000 डेज ऑफ डिलिजेंट स्टडी इज वन। चलिए आगे बढ़ता हूं, चलिए बढ़ते हैं आगे। हम आपको दर्शा रहे हैं एडजेक्टिव में, थोड़ा सा आप लोग आ जाएं। पहले महामैराथन का आप सेगमेंट देख रहे हैं, रैपिड मोड है और वार्निंग ये है आपके लिए कि कृपया चैप्टर पढ़ने के बाद ही देखें। तो चैप्टर पढ़ जो नहीं पढ़ा है थोड़ा उसको कॉम्प्लिकेशन लगेगा, लेकिन जो चैप्टर पढ़ लिया है उसके लिए टॉनिक का काम करेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। पंकज कुमार यादव भी लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। सोनू सिंह लिख रहे हैं मिस यू सर। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम बढ़ते हैं आपको कि एडजेक्टिव में कितने तरह के चीज आ सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। एडजेक्टिव में हमें क्या क्या पढ़ना होता है तो आपको बता देते हैं कि एडजेक्टिव का दायरा बहुत बड़ा है मेरे भाया। एडजेक्टिव का दायरा बहुत बड़ा है। एडजेक्टिव को हम 26 टुकड़ों में बांटकर आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। आप पढ़े होंगे कि नाउन जब पढ़े थे तो नाउन का भी रेंज बड़ा था, लेकिन वो 20 ही सेगमेंट में बट पाया था। प्रोनाउन में आप गए थे तो प्रोनाउन को हम 12 सेगमेंट में बांटे थे और उसके सामने आपको दर्शाए थे। और बिल्कुल अब जो एडजेक्टिव है उसका दायरा बहुत बड़ा होने जा रहा है। ऐसे भी आपको बता दें कि एडजेक्टिव के दायरे में बहुत सारे चैप्टर्स भी आते हैं।
एडजेक्टिव खुद अपने आप में एक एडजेक्टिव चैप्टर है, इसके अलावा ये डिटर्मिनर को भी कवर करता है। साथ ही आपको बता देते हैं कि इसके दायरे में डिग्री भी आता है और आर्टिकल को भी एडजेक्टिव के ही दायरे में कोरिलेट करके पढ़ा जाता है आर्टिकल को। तो ध्यान रखा जाए, इन सभी चैप्टर्स को मिलाकर यदि हम बढ़ते हैं, आपको मिला होगा यहाँ कंटेंट्स में जहां दिए हैं वहां लिखे हैं आपको कि एडजेक्टिव है, डिटर्मिनर है और डिग्री है। चलिए देखते हैं इसका कंटेंट्स पर। कंटेंट्स पर यदि हम बात कर रहे हैं तो ये आपको पहला चीज है इंट्रोडक्शन एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव का इंट्रोडक्शन होता है कि ध्यान रखें कि किसी वस्तु, व्यक्ति, किसी का भी जो विशेषता बतावे, जो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, वो एडजेक्टिव होता है। कोई भी चीज जो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, ए वर्ड यूज्ड विथ ए नाउन और फॉर ए नाउन विच क्वालिफाइज अ नाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। ध्यान रखा जाए, जो नाउन के साथ आ जाए, प्रोनाउन के साथ आ जाए या उसके जगह पर उसके लिए आ जाए, तो वो सब एडजेक्टिव होता है। कब? जब वो विशेषता बताने लगता है तब। एडजेक्टिव के पार्ट्स में आपको प्रॉपर एडजेक्टिव से क्वेश्चंस होते हैं। ध्यान रखा जाए कि प्रॉपर एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होता है जो किसी प्रॉपर नाउन से बना हो। इंडिया से इंडियन बना, अमेरिका से अमेरिकन बना, रसिया से रसियन बना, ध्यान रखा जाए कि जर्मनी से जर्मन बना। तो हमको यदि प्रॉपर नाउन से एडजेक्टिव बनाने का जब मौका मिले तो वो एडजेक्टिव कौन होता है? प्रॉपर एडजेक्टिव। कभी कभी वो कॉमन नाउन के रूप में भी काम करता है। इंडियन, अमेरिकन, रशियन, चाइनीज का प्रयोग कॉमन नाउन्स के लिए भी किया जाता है, के रूप में भी किया जाता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, ये भी आप आसानी से फॉलो कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है, याद रखें आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़े हैं। WH वर्ड जो नाउन के बदले में आकर प्रश्न करता था तो जबकि नाउन के साथ आकर प्रश्न करे तो इंट्रोगेटिव है। WH में मूलता है, आपको इसमें मिलता है व्हाट मिलता है, मिलता है और व्हिच मिलता है। ध्यान रखें, इनको मूलतः इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में पढ़ा जाता है। ऐसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी होते हैं और ये कंजंक्शन का भी काम करते हैं। WH में कंजंक्शन के अलावा एक चीज और भी याद रखिएगा कि WH रिलेटिव प्रोनाउन का भी काम करता है, जो मैं प्रोनाउन में आगे आपको इंट्रोड्यूस कर चुका हूं। चलिए आगे बनता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर होता है, ध्यान रखा जाए कि जब संख्याओं का प्रयोग नाउन का विशेषता बताने के लिए किया जाए तो वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है। इसे न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स भी कहा जाता है। आपको बता देते हैं कि न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स भी तीन तरह से आ सकते हैं। डेफिनिट न्यूमेरिकल्स आते हैं, डेफिनिट न्यूमेरिकल्स आते हैं जिसमें डायरेक्ट आप नंबर या डिजिट का चर्चा करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सब न्यूमेरिकल्स डायरेक्ट होते हैं। ध्यान रखें, डेफिनिट न्यूमेरिकल बोलते हैं। तो डेफिनिट न्यूमेरिकल होते हैं जिसमें कि दो पार्ट होते हैं, एक ऑर्डर दर्शाने वाले होते हैं, एक यानी एक उसका ऑर्डर पेश करते हैं और एक काउंट पेश करते हैं। तो जो ऑर्डर पेश करते हैं उसे ऑर्डिनल्स बोलते हैं और जो काउंट पेश करते हैं उनको कार्डिनल्स बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 ये कार्डिनल्स हैं, जबकि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो है वो क्या है? कार्डिनल्स है। विकास कुमार लिख रहे हैं सर साउंड कट कट के आ रहा है। वर्मा लिख रहे हैं सर साउंड स्लो आ रहा है, क्या ये सही है? मनीष कुमार लिख रहे हैं कि साउंड ठीक है सर। चलिए ठीक है, आशा है कि सही हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर आगे कह रहा है क्या कि इसमें मैं बोल रहा था कि न्यूमेरिकल दो तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं। पहला न्यूमेरिकल्स जो होता है वो डेफिनिट न्यूमेरिकल्स होता है जिसके दायरे में ऑर्डिनल्स और कार्डिनल्स आते हैं, और यदि दूसरा होता है वो इनडेफिनिट न्यूमेरिकल्स होता है। इनडेफिनिट न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं जिसमें हम एग्जैक्ट नंबर बयान नहीं कर पाते हैं, जैसे ऑल, सम, मोस्ट, मेनी, मच, मेनी, फ्यू, ये सब का प्रयोग हम करते हैं जब काउंटेबल्स के लिए ये यदि आते हैं तो याद रखा जाए कि इन्हें इनडेफिनिट न्यूमेरिकल्स कहा जाता है। ये इनडेफिनिट न्यूमेरिकल्स होते हैं। थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, आगे यदि मैं बात कर रहा हूं ये इनडेफिनिट न्यूमेरिकल्स होते हैं। हाँ, एक न्यूमेरिकल्स और भी हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि डेफिनिट और इनडेफिनिट के अलावा एक न्यूमेरिकल्स वो होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरिकल्स माने जाते हैं। उन्हें ईच, एवरी, ईदर, नीदर के दायरे में दर्शाया जाता है, परंतु उन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में भी पढ़ना बेहतर है, इसलिए आपको हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में भी उसको पेश किए हैं। ध्यान रखा जाए, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है, तो जो यदि काउंटेबल्स के साथ आ जाएगा तो वो तो हमारा नंबर है, लेकिन यदि अनकाउंटेबल्स के साथ आता है तो वो क्वांटिटी है।
मच, लिटिल, एन अमाउंट ऑफ, ये सब जब वर्ड प्रीसीड करने लगे अनकाउंटेबल नाउन को तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के दायरे में आता है। ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। आप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़े होंगे, दिस दैट दिस दोज, याद करें दिस दैट दिस दोज सच, इनका प्रयोग आप पढ़े थे कि यदि नाउन के बदले में आकर ये नाउन को डेमोन्स्ट्रेट करते थे तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन थे, जबकि ये नाउन के साथ आकर यदि नाउन को डेमोन्स्ट्रेट करें, नाउन को प्रीसीड करने लगे तो वहां ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। दिस दैट जो है अपने बाद सिंगुलर नाउन को फॉलो करता है, सिंगुलर नाउन उसके बाद आता है और सिंगुलर नाउन के द्वारा फॉलो होता है, और ध्यान रखिएगा कि जो दीज दोज है ये सब प्लूरल के द्वारा फॉलो होता है। थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव अभी मैंने चर्चा किया था। कुछ किताबों में कुछ आप पढ़ने को मिलेगा आपको कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव है उसे न्यूमेरिकल्स के दायरे में ही डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमेरिकल्स डाल दिया जाता है, और नहीं तो एक्सप्लेन किया जाए तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़े होंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़े हैं ईच, इधर, इधर, याद करें ईच, इवरी, इधर, नीदर, यदि नाउन के साथ रहे, नाउन को प्रीसीड करे तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाते हैं। इसलिए आपको यहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में भी ये पढ़ने को मिले हैं। याद रखिएगा अब है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये क्वालिटी जो होता है किसी भी चीज का क्वालिटी, अच्छाई बुराई जो भी हम पेश करें वो सब क्वालिटी है। आपकी अच्छाई भी आपकी क्वालिटी है और बुराई भी क्वालिटी है। एक पॉकेटमार की क्वालिटी है कि वो सफाई से पॉकेट साफ कर लेता है, आप करके देखेंगे मुकालत से मुलाकात हो जाएगा। बात बनता है यहाँ पर कि गुड बैड टाल यंग स्ट्रांग जितना है ये सब क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। आपको एक चीज ध्यान देना होगा कि इसी को कहीं कहीं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है। यदि कहीं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव लिखा जा रहा है तो उसको कुछ दूसरा मत समझिएगा, वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ही है जो डिस्क्रिप्शन देता है। ध्यान रखा जाए। इसके बाद इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव होता है। जो इम्फेटिक प्रोनाउन आप पढ़े होंगे, याद करें माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, देमसेल्व्स, ये इम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में आता है। लेकिन एडजेक्टिव उससे भिन्न होता है, वो एडजेक्टिव नहीं बनता। इम्फेटिक एडजेक्टिव में केवल दो चीज आता है, एक ऑन का प्रयोग किया जाता है और इसके बाद द वेरी का प्रयोग किया जाता है। ये इम्फेटिक इम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव के रूप में आता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आगे बात बनता है आगे कि एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव के दायरे में कुछ ज्यादा नहीं है। WH में एक वर्ड है व्हाट। यदि व्हाट का प्रयोग आपको सरप्राइज शो करने के लिए, एक्सक्लामेशन शो करने के लिए किया जाए, व्हाट अ गुड पेन, व्हाट एन आइडिया सर जी, बहुत बढ़िया आइडिया के प्रचार में अभिषेक बच्चन बोला करता था व्हाट एन आइडिया सर जी, तो वहां पर व्हाट क्या है, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव है। आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ यूजेज ऑफ एडजेक्टिव में एडजेक्टिव का दो तरह से मूलतः यूज होता है, एट्रीब्यूटिव फॉर्म में और प्रीडिकेटिव फॉर्म में। एट्रीब्यूटिव कब होता है, जब नाउन को प्रीसीड करने लगता है, नाउन के ठीक पहले आकर उसे डिफाइन करता है, उसको क्वालिफाई करता है, तो वो क्या होता है, वो एडजेक्टिव ऑफ वो एट्रीब्यूटिव फॉर्म होता है। जबकि प्रीडिकेटिव फॉर्म होता है क्या, प्रीडिकेटिव फॉर्म होता है कब, जब वो वर्ब के साथ वर्ब को फॉलो करते हुए अगर एडजेक्टिव आने लगता है तो वहां पर आता है वो प्रीडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव कौन होता है, तो एट्रीब्यूटिव है जो नाउन को प्रीसीड करता है, और जो प्रीडिकेटिव होता है वो कौन होता है, तो जो वर्ब के साथ अगर कनेक्टेड रूप में आता है, यानी प्रीडिकेशन में जो यूज किया जाता है, प्रीडिकेट पार्ट में जो आने लगता है वो होता है प्रीडिकेटिव। हाँ, ध्यान रखा जाए। एक और यहाँ फॉर्म है इंटरपोलेटेड यूजेज। इंटरपोलेटेड क्या होता है, ध्यान रखा जाए कि कभी कभी आपको एडजेक्टिव ऐसा भी मिलता है जी जो नाउन प्रोनाउन के लिए आता तो है लेकिन दूर दूर तक नाउन प्रोनाउन से जुड़ा हुआ नहीं मिलता है, वो सेंटेंस में कहीं और डिफाइन करने लगता है, तो वो डिफाइन होता है या वाक्य के शुरू में ही आ जाता है, तो वैसे एडजेक्टिव को इंटरपोलेटेड कहा जाता है। टायर्ड, एग्जॉस्टेड, आई रीच्ड द स्टेशन, थका मांदा मैं स्टेशन पहुंचा, तो मेरा ही विशेषता है कि मैं थका था, इसके बाद एग्जॉस्टेड था, पूरी तरह से थक कर चूर था, तो वो मेरे लिए आया एडजेक्टिव कहाँ आया, तो शुरू में ही आ गया, तो वो डिफाइन कर रहा है बिल्कुल आजाद रहकर, अकेला रहकर यदि वो डिफाइन करने लगे तो उसको इंटरपोलेटेड कहा जाता है। थोड़ा सा ध्यान दें, इंटरपोलेटेड यहां बता दिए। अब क्या है कि सम यूजेज ऑफ एडजेक्टिव, यहां पर हम एडजेक्टिव आपको बताएंगे जिसमें कि कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि बोथ में, ऑल में क्या अंतर है, ईच एवरी में क्या अंतर है, अटमोस्ट अटरमोस्ट में क्या अंतर है, ये सब जो यूज बताऊंगा मैं वो होगा आपका
यूजेस, सम यूजेस ऑफ एडजेक्टिव्स। हाँ, इसके दायरे में एक चीज आपको और बता सकते हैं, याद रखिएगा कि ये डिटर्मिनर में भी कुछ इसके पार्ट्स पढ़े जाते हैं, तो आप डिटर्मिनर और यूजेज ऑफ एडजेक्टिव के बीच में फंसिएगा मत। आपको सीधा यही याद रखना होगा, आपको बिल्कुल यही याद रखना होगा कि ये यूजेज ऑफ एडजेक्टिव है। इसके से दायरे में क्वेश्चन बहुत आते हैं। ध्यान रखिएगा, डिटर्मिनर्स जो हैं यही इसी का फॉर्म है, डिटर्मिनर्स। ऐसे तो आर्टिकल्स भी डिटर्मिनर के दायरे में पढ़ा जाता है, इसलिए याद रखें हम अलग अलग कर दिए हैं ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये जो भी हम स्टडी कर रहे हैं उसके दायरे में कुछ भी छूट नहीं रहा है। ध्यान रखें, अब आर्टिकल्स है, यूज ऑफ ए एंड दी है, और कहां कहां इसका नहीं यूज प्रयोग होता है, नो यूसेज ऑफ आर्टिकल, तो उसको भी हम कवर करेंगे। फिर आपको बता देते हैं कि प्रॉपर ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स जो होते हैं, जब एक से ज्यादा एडजेक्टिव एक साथ आने लगे तो उनका अरेंजमेंट क्या होना चाहिए, वो ऑर्डर क्या होना चाहिए, ये होता है हमारा प्रॉपर ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। ध्यान रखें, तो ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव हम आपको बताएंगे। डिग्री में आपको बता दूं कि इंट्रोडक्शन होता है डिग्री का, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, इसके 3 फॉर्म होते हैं। और डिग्री करता क्या है, तो किसी क्वालिटी को मेजर करता है, किसी में क्वालिटी का एक्सटेंट बताता है, किसी में कोई क्वालिटी है तो किस हद तक है, किस मात्रा में है, उसका जो आकलन है वो डिग्री है। और वही आकलन 3 फॉर्म में आ जाता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। आपको बता दें कि फॉर्मेशन से भी कभी कभी कुछ क्वेश्चन होता है। जनरल सेंस में लोग ये मानते हैं कि ई आर जोड़कर पॉजिटिव में कंपैरेटिव बनता है, ईएसटी जोड़कर सुपरलेटिव बनता है, मोर मोस्ट जोड़कर भी, जिसमें सिलेबल का पार्ट 2 हो या कुछ में दो से ज्यादा रहे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 सिलेबल वाला में भी हम मोर मोस्ट लगाते हैं, फुल से अंत करता है, INC से अंत करता है, आदि आदि बहुत सारे पार्ट्स हैं, उसमें हम 2 में भी मोर मोस्ट का ये प्रयोग करते हैं, वो सब भी चर्चा है। तो कहाँ ई आर ग्रुप लगेगा, कहाँ मोर लगेगा, कहाँ ईएसटी, कहाँ मोस्ट लगेगा, या कहाँ एक दूसरे के जगह पर यूज हो। कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव होते हैं जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं, जो फॉरेन लैंग्वेज से, किसी अदर लैंग्वेज से बोरोड एडजेक्टिव हैं, उसका डिग्री कभी भी ई आर ईएसटी मोर मोस्ट के नियम को फॉलो वो नहीं करेगा। तो नहीं करेगा तो जैसे गुड का बेटर हो गया, बेस्ट हो गया, वेल का भी बेटर हो गया, द बेस्ट हो गया। तो ऐसे ऐसे हम जब यूज करेंगे तो उसको भी हमको ध्यान रखना होगा, उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ध्यान दें, पॉजिटिव डिग्री से रिलेटेड जो रूल्स हैं, यूसेस हैं, उसको भी हमको पढ़ना है, उससे भी क्वेश्चन हो सकते हैं। कंपैरेटिव डिग्री का जो रूल्स है, यूसेस है, उससे भी हमारे क्वेश्चन हो सकते हैं। सुपरलेटिव से भी जो होते हैं उससे भी हमारा क्वेश्चन पढ़ना होगा। पॉजिटिव डिग्री, दैट इज द सिंपल क्वालिटी ऑफ समथिंग। comparative degree, that is the higher range or higher quantity of a quality in comparison to positive, and the highest quantity of क्वालिटी, दैट इज कॉल्ड सुपरलेटिव। यदि चरम सीमा पर कोई क्वालिटी हो तो वो होता है सुपरलेटिव, जिसका हम चर्चा आगे करेंगे। आगे है रूल्स रिगार्डिंग इंटरचेंज ऑफ डिग्री। कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन के दायरे में इंटरचेंज आते हैं, यानी एक ही बात को कैसे हम पॉजिटिव में रख सकते हैं, एक ही बात को कैसे कंपैरेटिव में रख सकते हैं, वही बात कैसे सुपरलेटिव में रखा जा सकता है, इसको हम इंटरचेंज के दायरे में रखते हैं। वहां से भी कुछ नियम जनरेट होते हैं, कुछ रूल बनते हैं, उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगा वो क्या होगा, हमारा इंटरचेंज का होगा। हाँ, एक चीज आपको और ध्यान रखना होगा, एक चीज आपको और ध्यान रखना होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा उसको। वो क्या है कि आपका पार्टिसिपल होता है, यानी वर्बियल एडजेक्टिव। कभी कभी वर्ब से भी एडजेक्टिव ऐसा फॉर्म बनता है जो कि आपको बताते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में पढ़ना होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ध्यान रखा जाए वो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है। यदि हम V1 में ING जोड़कर, वर्ब में ING जोड़कर एडजेक्टिव का काम लेने लगे तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। यदि हम वर्ब के थर्ड फॉर्म से या कुछ और मॉडिफाइड फॉर्म से यदि हम एडजेक्टिव का काम लेने लगे तो वो होता है पास्ट पार्टिसिपल। और यदि हैविंग के साथ पास्ट पार्टिसिपल कभी कभी एडजेक्टिव का काम करता है, उसे हम कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। तो याद रखा जाए कि 3 तरह के पार्टिसिपल से भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, ध्यान रखा जाए, दिस पार्टिसिपल शोज व्हाट कंडीशन इज रनिंग विथ इट्स नाउन।
फर्स्ट पार्टिसिपल शोज व्हाट कंडीशन हैज हैपेंड विद द नाउन, ये बताता है कि क्या घटना चल रही है, ये बोला है कि क्या घटना चल चुकी है। और परफेक्ट पार्टिसिपल बिल्कुल अलग होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है एक घटना को क्वालिफाई करते हुए दूसरे घटना को जनरेट करता है। तो याद रखिएगा कि ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। आगे आपको फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव से भी क्वेश्चन होते हैं। कभी कभी कुछ नाउन से एडजेक्टिव बनाया जाता है, कुछ वर्ब से एडजेक्टिव बनाया जाता है, कभी कभी एडजेक्टिव और एडवर्ब एक दूसरे को रिप्लेस करते हुए भी एक दूसरे को धोखा देने लगते हैं, तो वहां पर भी हमको एडजेक्टिव से क्वेश्चन मिलता है। ये रहा है आपका 26 तरह का क्वेश्चन जो आपको एडजेक्टिव चैप्टर में पढ़ना है। हम इन सब से आपको रूबरू कराएंगे। और चलिए अब मिलते हैं आपको क्वेश्चन की दुनिया में। आप सभी को बिल्कुल स्वागत है। एक बार फिर से ये कहने जा रहा हूं कि अश्वमेध का तीसरा अश्व छोड़ रहा हूं। किसी को लगाम पकड़ना हो तो आसानी से पकड़ ले और उसके बाद वो आए और इससे ये रिकॉर्ड को तोड़े। इसके बाद हम अगला रिकॉर्ड बनाने को तैयार हैं। चलिए आप सभी को शुभकामना। अंकित कुमार लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। इसके बाद इंडियन रेलवे आईआर लिख रहे हैं ऑल इज वेल सर। प्रदीप पासवान लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग सर। राजन चौहान गुड आफ्टरनून लिख रहे हैं। तनवीर आलम गुड नून लिख रहे हैं। मनीष यादव लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून सर। स्माइल प्लीज ऑफलाइन नहीं चलता है। अब क्या, क्यों बाबू? ऑफलाइन बिल्कुल चलता है और बहुत शानो शौकत से चलता है। और ऑफलाइन के अलावा आपको एक गिफ्ट दे दिया हूं ऑनलाइन, ये गिफ्ट को भी संभाले रखिए। और एक बात आपको बता देता हूं कि ऑनलाइन आपके लिए एक असिस्टेंस का काम कर रहा है, एक आपके लिए एक्जिलरी है। ये मत समझिएगा, इसी पर आधारित मत होइएगा। बिना ऑफलाइन कहीं भी पढ़ाई होता हो, एक दावा का आपको बता देते हैं कि बिना बढ़िया से ऑफलाइन का तैयारी किए, बिना कॉपी किताब से उलझे, केवल ऑनलाइन के बदौलत किसी की बादशाहत नहीं हो सकती। हाँ, ऑनलाइन इतना जरूर आपको मदद कर सकता है कि यदि ऑफलाइन में थोड़ा कॉपी किताब से आप लगे हैं, थोड़ा भी अगर मेहनत कर रहे हैं, कॉपी किताब से उलझते हैं, तो ऑनलाइन आपको इस लेवल का जरूर बना देगा दोनों का कोलैबोरेशन से कि आप एग्जाम आसानी से क्रैक कर सकते हैं। लेकिन केवल आश्रित हो जाइएगा तो ये नहीं संभव है। चलिए बढ़ता हूं आगे। और ये भी नहीं कह रहा हूं पढ़ने पढ़ाने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, ये सब आपके सिंसियरिटी पर निर्भर करता है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। चलिए, इधर मनीष मेहता के लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून सर। पंकज गणेश भी लिख रहे हैं नमस्कार सर। दीपक पांडे लिख रहे हैं सर चलिए बहुत बढ़िया। सोनू कुमार लिख रहे हैं नमस्ते सर। आप सभी को नमस्ते, आप सभी को शुभकामना। इधर सौरभ पटेल कह रहे हैं सर हमारी उड़ान देखनी हो तो आसमां से कह दे कुछ और ऊंचा हो जाए। ऐसे कहिएगा तो नहीं होगा, उसे थोड़ा जोश में कहिए। कहिए कि हमारी उड़ान देखनी हो तो ये आसमां से कह दे थोड़ा और ऊंचा हो जाए। चल आगे बढ़ते। एनफ इज एनफ, जितना हो गया सो हो गया, जो पर्याप्त है सो पर्याप्त है। आई कैन नॉट टॉलरेट दिस मिसचीफ, एनी मच के जगह गलत है। कह रहा है कि जितना हो गया सो हो गया, और आगे अब बर्दाश्त नहीं होगा। तो और आगे के लिए हम अब नेक्स्ट के सेंस में वहां कंपैरिजन का यूज करेंगे। तो एनी मच के जगह एनी मोर, और ज्यादा बर्दाश्त नहीं होगा। आंसर नंबर डी। द डिटेल्स ऑफ द स्कीम, इस स्कीम का जो डिटेल्स है विल बी मेड क्लियरली टू द पब्लिक, पब्लिक के सामने वो क्लियर कर दिया जाएगा। बाय द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर द डिटेल्स ऑफ द स्कीम विल बी मेड, क्लियरली नहीं, क्लियर का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान दीजिए, एट्रीब्यूटिव यूज में एडजेक्टिव नाउन के पहले आता है, लेकिन दो तीन ऐसा सेंस होता है जहां कि वो बाद में आता है। कब आता है? तो जब स्टैटिक वर्ब को क्वालिफाई करना पड़े, वर्ब ऑफ परसेप्शन को क्वालिफाई करना पड़े, और नहीं तो पैसिव सेंस रहे यदि ट्रांजिटिव सेंस का। इन ट्रांजिटिव वर्ब के लिए आ जाएगा तो वर्ब के बाद होगा। लेकिन वहां पर याद रखिएगा कि ट्रांजिटिव में भी पैसिव सेंस में एडजेक्टिव बाद में वर्ब का यूज किया जाएगा। तो स्कीम विल बी मेड क्लियर होना चाहिए, क्लियरली नहीं। आंसर नंबर बी। Those who do not work hard, वे लोग जो मेहनत नहीं करते बाई डे, दिन में वो बढ़िया नहीं मेहनत करते, मस्ट नॉट वर्क हार्ड बाई द नाइट, नहीं बाई नाइट होना चाहिए, बाई डे बाई नाइट। ऐसे भी प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन आर्टिकल का अपना दायरा सिमट लेता है। तो याद रखिएगा कि वहां पर द नाइट नहीं। इट इज पीटी,
It is pity that people who should go all out to glorify the country are putting the country in a very simple situation. आप लोग अभी अभी पढ़े थे, इट इज पीटी नहीं इट इज ए पीटी, जो मैं अभी शाहरुख खान के बेटे का उदाहरण एक क्वेश्चन में पेश कर रहा था। तो वहाँ पीटी इट इज पीटी नहीं इट इज ए पीटी का प्रयोग होना चाहिए। जहाँ ए मिलियनायर का बात आया था क्वेश्चन में, आंसर नंबर ए का प्रयोग होना चाहिए। द ऑक्सीजन कंटेंट of Mars is not sufficient enough to support life as we know it। कह रहा है क्या कि ऑक्सीजन कंटेंट जो है मार्स का इज नॉट सफिशिएंट इनफ, वो इतना पर्याप्त नहीं है कि वो जीवन को सपोर्ट कर सके। एक बात बताइए, सफिशिएंट भी यूज करेंगे और एनफ भी यूज करेंगे? नहीं, दोनों का अर्थ तो सेम होता है, अतः यहाँ एनफ हट जाएगा, सीधे होगा कि नॉट सफिशिएंट टू सपोर्ट द। आंसर नंबर कौन बनेगा? बी। I do not know, मुझे नहीं पता है। Why most people feel depressed, मुझे नहीं लगा। ध्यान दें, यहाँ डिप्रेस तो वर्ब है, V1 है, और जब फील जो है वर्ब ऑफ परसेप्शन है, उसको अगर क्वालिफाई करना हो तो एडजेक्टिव होगा, तो एडजेक्टिव पार्टिसिपल में बनेगा। तो वहाँ पर क्या होना चाहिए? डिप्रेस नहीं डिप्रेस्ड। आई फील टायर नहीं टायर्ड, आई फील टायर्ड नहीं टायर्ड, डिप्रेस नहीं डिप्रेस्ड। आंसर नंबर कौन बना? सी। वी आर हैप्पी दैट, हम लोग खुश हैं कि द ऑडियंस रिस्पॉन्डेड वेल, कि ऑडियंस ने बढ़िया रिस्पॉन्स दिया। ध्यान रखा जाए कि रिस्पॉन्डेड के लिए वेल सही है, एंड गेव ऑल द स्पीकर्स ए पेशेंस लिसनिंग, यही गलती है। लिसनिंग नाउन के रूप में यूज किया गया है, अब पेशेंस भी नाउन है तो पेशेंट होना चाहिए, यानी धैर्य पूर्वक लोगों ने सुना, तो वहाँ पेशेंट लिसनिंग होना चाहिए। आंसर नंबर डी। There is not many traffic along the street where I live। कह रहा है क्या कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, और बताया जाए कि there is not many ट्रैफिक नहीं बल्कि much ट्रैफिक का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक अनकाउंटेबल होता है। यहाँ many ट्रैफिक नहीं much ट्रैफिक का प्रयोग होगा, नाउन में भी पढ़े होंगे। यहाँ many ट्रैफिक की जगह much ट्रैफिक का प्रयोग होगा, ध्यान दें। इन ए फीट ऑफ टेम्पर, गुस्से में, इन ए फीट ऑफ टेम्पर इन ए फीट ऑफ एंगर हो लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ही टोर ऑफ ए स्वीट लेटर विच हिज वाइफ हैड रिटन टू हिम, उसने वह पत्र फाड़ दिया जो उसकी पत्नी ने उसको लिखा था। तो ही टोर ऑफ ए स्वीट लेटर के जगह द स्वीट लेटर का प्रयोग होना चाहिए। क्यों होना चाहिए कि ध्यान दें, यहाँ डिफाइन कर रहा है, तो डिफाइनिंग सेंस में यदि जाओगे तो वहाँ डेफिनिट हो जाएगा। तो उस लेटर को फाड़ दिया जो उसकी पत्नी ने लिखा था। आंसर नंबर बी। ए गुड अमाउंट ऑफ टाइम, A good amount of time is generally wasted, बहुत सारा समय बर्बाद हो जाता है on his friends, उसके फ्रेंड्स पर, because he has too much friends कि too many friends, फ्रेंड्स काउंटेबल है अतः मच नहीं many होना चाहिए। आगे बढ़ता हूँ। आई एम इन हरी राइट नाउ, मैं जल्दीबाजी में हूँ, सो प्लीज कॉल मी आफ्टर सम टाइम सो दैट आई मे टॉक टू यू इन डिटेल। ध्यान रखा जाए कि आई एम इन हरी नहीं इन ए हरी होता है जल्दीबाजी में। आई एम इन ए हरी, आंसर नंबर कौन बनेगा? ए। ध्यान रखा जाए। वी नीड सम आर्टिसंस, कुछ कलाकार चाहिए हमको। कैसा चाहिए? तो फॉर द रिपेयरिंग वर्क, कुछ वर्कर चाहिए जो कि इस कार्य को रिपेयर कर सके, फॉर द रिपेयरिंग वर्क, बिकॉज द ऑटमोस्ट वॉल ऑफ दिस हाउस आर बैडली डैमेज्ड बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक, क्योंकि भूकंप के वजह से इस बिल्डिंग का इस घर का सबसे बाहर वाला जो दीवार है वो डैमेज हो गए हैं। तो ऑटमोस्ट का तो अर्थ होता है संपूर्ण के सेंस में, एक्सट्रीम के सेंस में। यहाँ ऑटमोस्ट के जगह पर आउटर मोस्ट का प्रयोग होना चाहिए, जो सबसे बाहर वाला दीवार है। आंसर नंबर सी। चिल्ड्रेन गेट बोर की बोर्ड, अभी अभी तो पढ़े थे। ही फील्स टायर नहीं टायर्ड, याद करें। एग्जॉस्ट नहीं एग्जॉस्टेड, डिप्रेस नहीं डिप्रेस्ड, तो बोर नहीं बोर्ड होना चाहिए। आंसर नंबर ए।
आई एम नॉट इन पोजिशन, मैं उस पोजिशन में नहीं हूँ टू टेक दिस डिसीजन राइट नाउ, मैं इस पोजिशन में नहीं हूँ कि अभी ये डिसीजन ले लूँ, सो गिव मी सम मोर टाइम, अतः मुझे कुछ समय और दीजिए, टू टेक अ वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन। ध्यान रखा जाए, कह रहा है कि आई एम नॉट इन पोजीशन, नहीं इन ए पोजीशन होता है, फिर फ्रेजल यूज है कि इन ए पोजीशन, मैं इस स्थिति में नहीं हूं, तो आई एम नॉट इन ए पोजीशन ऑफ आंसर, पोजीशन टू आंसर नंबर कौन बना, ए। दिस वॉच इज सुपीरियर एंड मोर एक्सपेंसिव दैन द वन यू हैव बॉट फ्रॉम खान मार्केट, आप जो खान मार्केट से घड़ी खरीदे हैं उसके तुलना में यह घड़ी सुपीरियर और ज़्यादा खर्चीली नहीं है, ज़्यादा महंगी नहीं है। तो देखिए सुपीरियर एंड मोर एक्सपेंसिव दैन, मोर एक्सपेंसिव के लिए तो दैन लगा है, लेकिन सुपीरियर के लिए कुछ लगा है, नहीं लगा है, तो सुपीरियर टू एंड मोर एक्सपेंसिव दैन का प्रयोग होगा। आंसर नंबर कौन बना, बी। कृष्णा रैन टू द नियरिंग ग्रोसरी स्टोर टू बाई बिस्किट्स, कृष्णा दौड़कर बगल के ग्रोसरी स्टोर पर गया बिस्किट खरीदने के लिए। एज हिज पेरेंट्स वेर एक्सपेक्टिंग गेस्ट, जैसा कि उसके माँ बाप को ये कयास था कि कोई गेस्ट आ जाएगा, तो यहाँ नियरिंग कोई वर्ड नहीं होता है, हमेशा वर्ड नियर बाई का प्रयोग किया जाता है। नियरिंग कोई सेंस है ही नहीं, नियर बाई का होगा तो बगल वाले के सेंस में नियर बाई यूज करेंगे। इट इज अ प्रॉब्लम टू कॉम्प्लेक्स टू बी सॉल्व, so we had better leave it as it is and wait for the time to pass। कह रहा है कि ये बहुत ही जटिल प्रॉब्लम है सॉल्व करने के लिए, तो इट इज ए प्रॉब्लम टू कॉम्प्लेक्स टू बी सॉल्व नहीं होना चाहिए, इट इज ए बनेगा कि इट इज टू कॉम्प्लेक्स, इट इज ए टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होना चाहिए, सॉरी इट इज टू, सॉरी ध्यान दें, इट इज टू ए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होना चाहिए। अब ध्यान रखा जाए क्यों होना चाहिए कि टू ए बैड रोड, टू ए बैड रोड हम लोग सरप्राइज के लिए यूज करते हैं, टू ए कॉम्प्लेक्स यूज करते हैं, तो यहां पर ऑप्शन आपका कौन होना चाहिए, ए होना चाहिए, ध्यान रखें। ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट and also very talented student of the college, वो सबसे इंटेलिजेंट और टैलेंटेड स्टूडेंट है कॉलेज का, तो द मोस्ट इंटेलिजेंट तो सही है, एंड ऑल्सो वेरी टैलेंटेड, जब ये सुपरलेटिव हो गया तो वेरी टैलेंटेड कैसे होगा, मोस्ट टैलेंटेड होना चाहिए। आंसर नंबर कौन बनेगा, सी। ध्यान दिया जाए, there was an expression concerned on his face when he heard that he has not passed the examination। उसके चेहरे पर चिंता की लकीर दिखने लगी जब वो सुना कि वो पास नहीं हुआ है। तो देखिए अगर कंसर्न्ड नाउन के बाद में यूज करेंगे तो से संबंधित हो जाता है, कंसर्निंग हो जाता है या कंसर्न्ड हो जाता है नाउन के बाद तो से संबंधित होता है। यहाँ कंसर्न किस सेंस में है, तो चिंतित के सेंस में है, तो होना चाहिए कि ही वाज, सॉरी देयर वाज ए कंसर्न्ड एक्सप्रेशन होना चाहिए। आंसर नंबर कौन बनेगा, ए। द रेलवेज हैव मेड क्रॉसिंग द ट्रैक्स ए पनिश्ड ऑफेंस। ध्यान दिया जाए, रेलवे ने ट्रैक क्रॉस करने को एक दंडनीय अपराध बना दिया, तो ऑफेंस का मतलब क्या हो गया, तो अपराध। अब बताइए पनिश्ड मतलब क्या हो गया, तो दंडित, किसी को दंडित किया हुआ, तो ऐसा तो सेंस नहीं, दंडनीय अपराध के सेंस में यूज करेंगे तो वहां पनिश नहीं पनिशेबल का प्रयोग किया जाएगा। आंसर नंबर सी। आई हैव टू फाइंड आउट, मुझे फाइंड आउट करना है, मुझे आई हैव टू फाइंड आउट द रेस्पॉन्सिबल मैन फॉर दिस मिसहैप। यहीं पर गलती हो गया, फिर वही है कि रेस्पॉन्सिबल मैन फॉर दिस मिसहैप, जी नहीं, रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिसहैप होना चाहिए। तो आई हैव टू फाइंड आउट द मैन रेस्पॉन्सिबल
फॉर दिस मिसहैप होना चाहिए। आंसर नंबर कौन बनेगा? सोचिए, मैन फॉर दिस मिसहैप, ये बनावट तो सही नहीं है, तो होना चाहिए रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिसहैप। आंसर नंबर बी। द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैज राइजन, कह रहा है क्या कि एप्लीकेशंस का जो नंबर है वो बढ़ चुका है दिस ईयर बाई एज मेनी एज 50%, 50% तक बढ़ गया है। तो जब कहीं डेटा का बात होने लगे, आंकड़े का बात करने लगे, तो एज मेनी एज नहीं, एज मच एज का प्रयोग करेंगे। आंसर नंबर। ए नेशन वाइड सर्वे हैज ब्रॉट अप एन इंटरेस्टिंग फाइंडिंग, एक राष्ट्रव्यापी सर्वे ने एक बहुत बढ़िया कंक्लूजन निकाला है रिगार्डिंग इन्फांट मोर्टालिटी रेट इन इंडिया। यही गलती है, रिगार्डिंग द इन्फांट मोर्टालिटी रेट होना चाहिए। नाउन के पहले जब एडजेक्टिव ऐड होने लगे तो उसे डेफिनिट किया जाता है, तो वो द इन्फांट मोर्टालिटी रेट इन इंडिया होगा। आंसर नंबर सी। गोपाल फेल्ट हैप्पीली नहीं, हैप्पी होगा। कई बार अभी अभी आ गया है कि परसेप्शन को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब नहीं, एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। ही बिहेव्ड जेंटलमैनली, फिर लौट के आ गया है आपका वुमैनली वाला क्वेश्चन, कावर्डली वाला क्वेश्चन। तो यहां पर ध्यान दें, बिहेव वर्ब है, वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब होगा, तो बनेगा ही बिहेव्ड इन जेंटलमैनली मैनर, मैनर का प्रयोग ऐड किया जाएगा। आंसर नंबर। योर कमेंट ऑन दिस इशू, इस मुद्दे पर आपका जो कमेंट है इज मोर राइट एंड आई एम विथ यू ऑल अलोंग द वे। देखिए, राइट और रॉन्ग जो होता है ये भी सुपरलेटिव होता है, एमिनेंट होता है, सॉरी एमिनेंस होता है। ध्यान रखा जाए कि सुपरलेटिव ऑफ एमिनेंस या एब्सोल्यूट सुपरलेटिव में राइट या रॉन्ग आता है, इसमें मोर मोस्ट की गुंजाइश नहीं है। आंसर नंबर कौन बनेगा? सी। ही ऑफर्ड मी ए स्टीम्ड कप ऑफ टी, वो मुझे एक कप चाय दिया। कैसा दिया? तो बिल्कुल उबलता हुआ कहें या भाप फेंकता हुआ कहें, तो वहाँ स्टीम्ड अगर कह दें तब तो भाप फेंका हुआ हो गया। जबकि आप चाय पीते हैं तो वो गर्म रहता है उस वक्त, तो स्टीमिंग होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलता है क्या घटना चल रही है, अब पास्ट पार्टिसिपल बोलता है कि क्या घटना चल चुकी है, तो स्टीम्ड के जगह स्टीमिंग कप ऑफ कॉफी टी होगा। गीता डज नॉट यूजुअली वियर ज्वेलरी, गीता जो है प्राय ज्वेलरी नहीं पहनती है, बट यस्टरडे ज्वेलरी अनकाउंटेबल है, तो सही है। बाकी है कि बट यस्टरडे सी वोर रिंग, रिंग तो काउंटेबल है, सिंगुलर हो गया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो रिंग के पहले ए होना चाहिए, ए रिंग। आंसर नंबर सी। शेक्सपियर एंड किट्स दोनों पोएट्स हैं, ध्यान दिया जाए, लेखक हैं। तो कह रहा है क्या कि शेक्सपियर एंड किट्स आर टू ग्रेट लिटरेरी विजर्ड्स, कह रहा है कि ये बहुत बड़े बड़े साहित्यकार हैं, बट आई लव द फर्स्ट नहीं, फॉर्मर का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दिया जाए, पहले भी चर्चा किए हैं फर्स्ट वाला सीरीज में, फॉर्मर लेटर, दो की चर्चा हो तो प्रथम वाले के लिए फॉर्मर, बाद वाले के लिए लेटर। अब फर्स्ट लास्ट कब होगा? जब चर्चाएं दो से ज्यादा की होने लगे, तब पहला के लिए फर्स्ट और दूसरे के लिए लास्ट का प्रयोग करेंगे। आंसर नंबर डी। आई हैव बीन इन्फॉर्म दैट, मुझे यह सूचित किया गया है, दैट मिस्टर शर्मा द डायरेक्टर एंड द चेयरमैन विल विजिट पटना द फॉलोइंग मंथ। मुझे इन्फॉर्म किया गया है कि मिस्टर शर्मा जो डायरेक्टर हैं और चेयरमैन हैं, एक व्यक्ति के लिए यदि एक से ज्यादा पोस्ट की चर्चा हो, यदि उसका ज्वाइंट पोस्ट रहे, तो वहां पर ध्यान रखा जाए कि केवल पहला में आर्टिकल लगता है, तो डायरेक्टर में तो दी लगेगा लेकिन चेयरमैन में दी नहीं लगेगा। आंसर नंबर सी। आई विल बाई, मैं खरीदूंगा, द बुक, मैं किताब खरीदूंगा, व्हेन द रिवाइज एडिशन विल कम, कब खरीदूंगा? जब रिवाइज एडिशन आ जाएगा। तो रिवाइज एडिशन आएगा कि रिवाइज्ड एडिशन आएगा? एडिशन नाउन है, तो यहाँ पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे, तो रिवाइज नहीं रिवाइज्ड होना चाहिए। आंसर नंबर कौन बना? सी।
ही हैज कम आउट विद इन एन यूनिक प्रपोजल, नहीं ए यूनिक प्रपोजल होना चाहिए, यूनिक के पहले एन नहीं ए का प्रयोग किया जाता है। याद होगा आपको कि बाउल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड पर डिपेंड करता है, जो पहले चर्चा किया हूं। ए यूनिक साउंड, ए यूनिक पोजिशन। इट वॉज बाई ए मिस्टेक दैट ही इंजर्ड हर हैंड, ये मिस्टेक था कि वो अपना हाथ जला लिया या ऐसा हाथ घायल कर लिया, तो बाई ए मिस्टेक नहीं, बाई मिस्टेक होता है, फ्रेज है, ध्यान रखा जाए। ऐसे भी तो प्रेपोजिशन के बाद वाला आर्टिकल लगभग छोड़ने लगता है, वो त्याग देता है, लेकिन यहाँ फ्रेज के सेंस में है, बाई मिस्टेक का प्रयोग किया जाता है। आंसर नंबर, हिज फादर आस्क्ड हिम, उसके पिताजी ने कहा टू गो टू द टेम्पल एवरी मॉर्निंग, उसके पिताजी ने कहा कि रोज सुबह में मंदिर जाया करो। तो जैसे आप जेल पढ़े थे, स्कूल पढ़े थे, हॉस्पिटल पढ़े थे, मार्केट पढ़े थे, उसी तरह यहाँ पर टेम्पल का सेंस है। तो गो टू द टेम्पल नहीं, क्योंकि यहाँ विजिट करने या पूजा करने के सेंस में होगा तो आर्टिकल नहीं लगेगा। वी मस्ट प्रिवेंट, हमको रोकना चाहिए, इंजेंडर वाइल्ड एनिमल स्पेसीज, जिस एनिमल स्पेसीज को, प्रजाति को खतरा है उनका बचाव करना चाहिए। फ्रॉम बीइंग एक्सटिंक्ट, उन्हें विलुप्त होने से बचाना चाहिए। तो देखिए इन जेंडर, इंजेंडर मतलब तो उत्पन्न होना, और जो खतरा में है उनको बचाना चाहिए। तो इंजेंडर्ड होगा कि इंडेंजर्ड होगा? इंडेंजर्ड होना चाहिए, खतरे में। आंसर नंबर बी। थैंक्स टू एन एफर्ट, ये प्रयास के बदौलत, एंड परसिस्टेंस ऑफ द डॉक्टर, डॉक्टरों के लगातार धैर्य के बदौलत, प्रयास के बदौलत, द विक्टिम्स ऑफ द ब्लास्ट हैव बीन एबल टू स्टार्ट ए नॉर्मल लाइफ अगेन। ध्यान दें, थैंक्स टू एन एफर्ट, थैंक्स टू एन एफर्ट एंड परसिस्टेंस ऑफ द डॉक्टर्स, द विक्टिम्स ऑफ द ब्लास्ट हैव बीन, जी नहीं, थैंक्स टू एफर्ट नहीं, यहाँ द एफर्ट होना चाहिए। थैंक्स टू द एफर्ट एंड परसिस्टेंस ऑफ, प्रेपोजिशन के पहले आकर निश्चित का बात कर रहा है, अतः दी आना चाहिए। आंसर नंबर ए। आई एम श्योर, मैं निश्चिंत हूं, दैट ऑल माई मंथली एक्सपेंसेस वुड एक्सीड द इनकम इफ आई डू नॉट इकोनॉमाइज। ध्यान रखा जाए, कह रहा है क्या कि मैं निश्चिंत, मैं बिल्कुल ये तय है कि यदि मैं अपना खर्च कटौती नहीं कर रहा हूं तो मेरा सारा का सारा मंथली एक्सपेंसेस जो हैं वो इनकम से ज़्यादा हो जाएगा। तो एक बात बताइए, आई एम श्योर दैट ऑल माई मंथली एक्सपेंसेस, जब मंथली एक्सपेंसेस लगा ही दिए तो ऑल लगाने का क्या जरूरत है? क्योंकि मंथली एक्सपेंसेस का टोटल सेंस हो गया एक माह का पूरा खर्च, वहाँ ऑल का कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो सीधे ऑप्शन होगा। आंसर नंबर कौन बना? बी। शी फाउंड हरसेल्फ इन अ ट्रबल, वो अपने को परेशानी में पाई। When she saw the stalker following her persistently, जब वो स्टॉकर को यानी झपटमार को अपने पीछे आते हुए देखी, तो सी फाउंड हरसेल्फ इन ए ट्रबल, नहीं इन ट्रबल होना चाहिए। आंसर नंबर बी। ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के सभी लोग, नो दैट गांधी जी वॉज अ वेरी वाइज एंड ए नोबल सोल। जब एक व्यक्ति के लिए एक से ज्यादा एडजेक्टिव आ जाए तो आर्टिकल केवल प्रथम वाला में आना चाहिए। तो यहां पर ए वेरी वाइज एंड नोबल सोल, ए नहीं होगा। आंसर नंबर सी। द मंडोलिन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ध्यान दें, द मंडोलिन। और आपको पता होगा कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले आर्टिकल दी का प्रयोग किया जाता है। ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट हैज स्ट्रिंग्स वाज प्रोबेबली कॉपीड फ्रॉम द ल्यूट, यह भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो ल्यूट से कॉपी किया गया। ए मेनी ओल्डर इंस्ट्रूमेंट, जो कि बहुत पुराना इंस्ट्रूमेंट है। तो एक बात बताइए, ओल्डर इंस्ट्रूमेंट हो गया, ये कंपेरेटिव हो गया, तो यहाँ मेनी होगा कि मच होगा? कि मच ओल्डर इंस्ट्रूमेंट, जो बहुत पुराना, बहुत ज्यादा पुराना। ओल्डर कंपेरेटिव है तो उसके पहले मच आना चाहिए। आंसर नंबर डी। वाइल क्लाइंबिंग द हिल,
पहाड़ी पर चढ़ते वक्त टू हिज अमेजमेंट द पुअर मैन फाउंड द बॉक्स ऑफ पर्ल्स, मोतियों का उसे बॉक्स मिला। ध्यान दिया जाए, वाइल क्लाइंबिंग द हिल, पहाड़ी पर चढ़ते हुए, टू हिज अमेजमेंट, उसको आश्चर्य हुआ कि द पुअर मैन फाउंड, द नहीं ए होना चाहिए, ए बॉक्स ऑफ पर्ल्स, उसे मोतियों का एक बॉक्स मिला। तो एक बात बताइए, पहले से तो चर्चा बॉक्स का कहीं इंट्रोडक्शन नहीं है, इसलिए उसे इंट्रोड्यूस करने के लिए ए एन का प्रयोग करेंगे, तो ए बॉक्स ऑफ पर्ल्स होना चाहिए, सी होगा। लाउस आर्मस्ट्रॉन्ग, सॉरी लुइस Armstrong was one of the most influenced and respected of all jazz artists। कह रहा है क्या कि लुइस आर्मस्ट्रॉन्ग जो है सबसे प्रभावी कलाकारों में से एक थे। तो एक बात बताइए, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंस का तो अर्थ हो गया है प्रभाव डालना या प्रभाव, तो यहाँ पर यदि एडजेक्टिव के रूप में यूज करोगे तो इन्फ्लुएंस नहीं, इन्फ्लुएंशियल का प्रयोग होता है, जिसका अर्थ हो जाता है प्रभावी, जिसका अर्थ है प्रभावी, अतः एडजेक्टिव के रूप में इन्फ्लुएंशियल एंड रेस्पेक्टेड। आंसर नंबर कौन बना? बी। कावर्ड्स डाई सेवरल टाइम्स, याद करें कावर्ड्स देखने में एडजेक्टिव लगता है लेकिन नाउन है, तभी तो सब्जेक्ट बना है। कावर्ड्स डाई सेवरल टाइम्स, कायर लोग कई बार मरते हैं। द ब्रेव्स डाई बट वंस, और जो बहादुर लोग हैं वो एक बार मरते हैं लेकिन एक बार ही मरते हैं, ध्यान रखा जाए। तो द ब्रेव्स, जब दी प्लस एडजेक्टिव पूरे अपने क्लास या काइंड को बताए तो उसमें एस की गुंजाइश नहीं, द ब्रेव्स नहीं, द ब्रेव होना चाहिए। मालाज टू ब्रदर्स रुपेश एंड भूपत आर वेरी इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। अरे माला के दो भाई रुपेश और भूपत बहुत इंटेलिजेंट और मेहनती हैं, बट आई एम श्योर आई लाइक द लेटर मोस्ट नहीं, मोर का प्रयोग होगा। एक का चर्चा अगर एक का क्वालिटी बयां करना होगा कंपैरिजन में तो पॉजिटिव, दो के लिए बात करेंगे तो कंपैरेटिव, और दो से ज्यादा के लिए चर्चा करेंगे तो सुपरलेटिव। तो बताया जाए कि माला के दो भाई हैं, तो उनमें से बाद वाले को मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूं कि ज्यादा पसंद करता हूं, क्योंकि दो का तुलना में कंपैरिजन आएगा। आंसर नंबर डी। माई टीचर सेड दैट, मेरे शिक्षक ने कहा कि सन इज अ स्टार। क्या सन बिना दी का आएंगे? ध्यान दें, ब्रह्मांड के जो अंग हैं, सन, स्काई, अर्थ, ये सब अपने नाम में आर्टिकल दी लेते हैं। आंसर नंबर बी। द मोर क्लियरली पीपल राइट, इट इज इजी फॉर द अदर पीपल टू रीड। जितना क्लियर लोग लिखते हैं उतना ही बेहतर होता है, उतना आसान हो जाता है लोगों को समझना। तो द मोर का यहाँ क्लोज का सेंस है, तो यहाँ इजी होगा कि द इजियर होगा। यहाँ ध्यान दें, ऐसी स्थिति में जो दी है, ये दी एडवर्ब का काम करता है, ये एडवर्ब का काम करता है। रेसिप्रोकल कंपैरिजन में जो कंपैरेटिव का दी है वो एडवर्ब का काम करता है, तो वहाँ द इजियर होना चाहिए। ड्यू टू इट्स ब्यूटी, अपने सौंदर्य के वजह से कश्मीर इज नोन एज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। नहीं, द स्विट्जरलैंड होना चाहिए। अभी अभी तो मैं बोला था कि पटना इज द लंदन ऑफ बिहार, तो बोलिए आंसर क्या होना चाहिए? सी। पीपल आर वरीड, लोग चिंतित हैं, मोर बिकॉज ऑफ द frequency of occurrence of the crime rather than the magnitude of the crime। लोग ज्यादा चिंतित हैं, ज्यादा किसके से चिंतित हैं? तो बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑकरेंस ऑफ द क्राइम। तो अब रैदर की क्या जरूरत? जब यहां मोर आ गया तो देन द मैग्नीट्यूड होना चाहिए, रैदर गलत है। आंसर नंबर सी। फॉर मिलियंस ऑफ पीपल,
हाँ, लाखों लोगों के लिए हिज रिटायरमेंट फ्रॉम क्रिकेट हैज बीन अ ग्रेटेस्ट शॉक की द ग्रेटेस्ट शॉक, और नहीं तो अ ग्रेट शॉक होना चाहिए। बेहतर तो यही ऑप्शन होगा कि ये ग्रेट शॉक यूज करें। Many multinational companies have not been as successful in India than we expected, कि as we expected, as के साथ कॉम्बिनेशन as का होगा, 400 पर आ गए हैं। कैसे?